Hi dear students, myself Pooja Patwar, and today we are going to learn our grammar topic, that is subject verb agreement. In this video we'll be discussing what is meant by subject verb agreement and how the agreement this kind of agreement takes place, and what are the rules for their usage and how they work together to form the correct form of the sentence. So let us start learning. First of all, let's discuss what is meant by subject verb agreement. So it simply means that the subject and verb must agree in number. That means either they both should be singular or both should be plural. Suppose subject is Ram, so Ram is a singular, will be using is, that is the singular form of the auxiliary verb be. And if our subject is Ram and Sham, so as we know there are two people, so we'll be using are, that is the plural form of the auxiliary verb be. Now let us learn more about it. In other words, it means that the person and number of subject of a clause determine the person and number the verb it will take. So the clause, the subject of the clause, what kind of number and how many numbers are there of the subject will be determining the form of the verb it will be using. So let us learn the basic rule. So first of all, a singular subject, he, like she, car, bill, takes a singular form of verb. So if, as I told earlier, if our subject is singular, like there is any name or any singular pronoun, then we'll be using singular form of verb like is or goes or shines. whereas a plural subject takes a plural verb. तो अगर हमारी जो subject है वो plural है तो उसके साथ plural verb आएगी. For example, the list of items is or are on the desk. So here we'll be using is. Why so? Because we'll be seeing the word that is coming before is. तो हमने क्या करना है, ऑफ, जब हमारे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट में ऑफ आ रहा है तो हम ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, दैट इज आवर सब्जेक्ट. ऑफ से पहले आने वाला वर्ड जो है दैट इज द सब्जेक्ट. गॉट इट. तो हियर लिस्ट इज सिंगुलर, सो हम इसको देख के उसके साथ वर्ब को यूज करेंगे. ठीक है, तो लिस्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब है वो इज आएगा. अगर यहाँ पे लिस्ट लिखा होता, प्लूरल में होता, तो इसके साथ हमने आर लगाना होता है. ठीक है. If you know that list is the subject, then you will choose is for the verb. Now in the next slide, we'll be learning rule number 1. A subject will come before a phrase beginning with of. तो हमारी phrase में जो फ्रेज में ऑफ से पहले वाला जो वर्ड आता है वो हमारा सब्जेक्ट है. दिस इज द की रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स. द वर्ड ऑफ इज द कल्प्रिट इन मैनी परहैप्स मोस्ट सब्जेक्ट वर्ब मिस्टेक्स. तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की वजह से. लाइक हमारे जैसा अगर कोई इंसान बोले, स्पीड में बोले, तो कई बार वो गलती कर जाता है. वो ऑफ से पहले वाले वर्ड को ना देख के ऑफ के बाद वाले वर्ड को देख के उस अकॉर्डिंगली वर्ब को लगा लेता है. ठीक है. सपोज वी आर हैविंग वन एग्जाम्पल, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम. अब हमें यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस है वो कौन दे रहा है? येलो रोजेस नहीं दे रही, बुके दे रहा है. ठीक है. तो बुके में क्या है? येलो रोजेस. तो हमने किसको देखना है? ऑफ से पहले वाले वर्ड को, दैट इज बुके. तो हम उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ना कि प्लूरल फॉर्म में. गॉट इट. नाउ विल बी लर्निंग रूल नंबर 2. टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. तो अगर हमारे सब्जेक्ट में या हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि जोड़ा गया है या तो और के साथ या ईदर और के साथ या नीदर नॉर के साथ, तो उसके साथ जो है वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर. राइट. बिकॉज नाउ सी द एग्जाम्पल्स. माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन. क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक आ रहा है. ठीक है. तो एक के साथ हम क्या लगाते होते हैं? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ नीदर जॉन नॉर कार्मन इज अवेलेबल. ना तो जॉन ना ही कार्बन. तो दोनों में से एक के बारे में बात हो रही है कि दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है. इधर कियाना और कैसी इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशन. तो अगेन दोनों में से कोई एक हेल्प कर रहा है. गॉट इट. नाउ इन द नेक्स्ट रूल विल बी लर्निंग द वर्ब इन एन
or either or neither nor sentence agrees with the noun or pronoun closest to it. कई बार क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में कई बार जो एक बार एक सब्जेक्ट में लगा होता है प्लूरल फॉर्म और दूसरे वाले में लगा होता है सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर हमारे और या नीदर नॉर वाले सेंटेंस में एक में सिंगुलर है दूसरे में प्लूरल है, तो हम उसके वर्ब के साथ वाला, वर्ब के बिल्कुल साथ में जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे, उस अकॉर्डिंगली हम वर्ब को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, नीदर द प्लेट्स नोर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट शेल्फ. अब यहाँ पे ये जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, सर्विंग बॉल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है. तो अब इसके साथ वर्ब कौन सी यूज़ की जाए, क्योंकि यहाँ पे तो नीदर नॉर लगा हुआ है. तो हम क्या करेंगे, तो इसके साथ इसके बिल्कुल जो पास है उसको देखेंगे. तो पास में ये वर्ब है, वर्ब के पास कौन सा है, सर्विंग बॉल, तो ये सिंगुलर है, तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में. नेक्स्ट इज नीदर द सर्विंग बॉल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ. अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे जो सर्विंग बॉल है वो पहले आ गया, ठीक है, और जो प्लेट्स हैं वो बाद में. अब ये सिंगुलर है, ये जो है ये प्लूरल में है, तो हमने वर्ब के पास देखना है कौन सा, किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में लगेगी. ठीक है, नाउ दिस रूल कैन लीड टू बम्प्स ऑन द रोड, इन द रोड. फॉर एग्जाम्पल, इफ is one of two or more subjects, it could lead to this odd sentence like neither she, my friends, nor I am going to festival. If possible, it's best to reward such grammatically correct but awkward sentences. तो क्या है, जैसे अब ये सेंटेंस है neither she, my friends, nor I am going to, तो हम बेटर है कि इनको हम दोबारा अलग अलग से लिख लें कि ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस को बनाएं. बेटर क्या है, हम क्या लिखें, नीदर शी, आई, नॉर माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द फेस्टिवल. तो हमने आई एम को बाद में लगाने की बजाय, बाद में लगाने की बजाय शी के बाद लगा दिया. इससे क्या हो गया, करेक्ट सेंटेंस बन गया. और शी कॉमा माई फ्रेंड्स एंड आई आर नॉट गोइंग टू द फेस्टिवल. गॉट इट? So next we'll be learning rule number 4. As a general rule, use a plural verb with two or more subjects when they are connected by and. हमारा जनरल रूल कहता है कि अगर हमारे किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनको एंड के साथ जोड़ा जा रहा है, तो उसके साथ उसको हम प्लूरल काउंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो हियर and has been used. So two things are there, so we'll be using plural form of the verb, helping verb. But there are some exceptions also. Exception, breaking and entering is against the law. Why so? अब इन दोनों के साथ हमने is क्यों यूज़ किया, because they are the compound nouns. ठीक है, the bed and the breakfast was charming. So again it's a compound noun. तो compound nouns के हम साथ क्या लगाते हैं, singular form of verb. Now rule number 5, sometimes the subject is separated from the verb by such words as along with, as well as, besides, not, etc. These words and phrases are not part of the subject. Ignore them and use a singular verb when the subject is singular. कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट को इन वर्ड्स के साथ अलग किया जाता है, जैसे along with के साथ या as well as के साथ या besides के साथ. ठीक है, तो हम क्या करें, कोशिश यही करें कि इन हम जो वर्ड्स हैं इनको इग्नोर करके जो सब्जेक्ट है उसको देखें कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करें. जैसे द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली. अब यहाँ पे अलॉन्ग यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब हमारे ये वाले वर्ड्स अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स लगा हुआ है या नॉट लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या करें कि हम इन चीज़ों को छोड़ ही दें, उस पार्ट को छोड़ के हम जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उससे पहले वाला उसको देखें कि वो सिंगुलर में है या प्लूरल है, और उस अकॉर्डिंगली हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं. जैसे एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस. सो अगेन वी आर हैविंग एज वेल एज, तो हम ये वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे एंड वी विल सी एक्साइटमेंट के साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे. गॉट इट? नाउ रूल नंबर 5B, पैरेंथेसिस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट.
पैरेंथेसिस क्या होता है, कई बार हमने सब्जेक्ट के साथ कोमा ब्रैकेट में कुछ लिख दिया होता है, ठीक है। जैसे यू कैन सी हियर कि जो एंड हिज ट्रस्टी इन मैथ्स, अगर हम इस पार्ट को ना भी लिखें तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो कई बार क्या होता है, उसको हम मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट में, तो दैट मीन्स ये होती है पैरेंथेसिस कि अगर इसको ना भी लिखा जाए तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। तो पैरेंथेसिस को हम बिल्कुल इग्नोर करते होते हैं और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के जो मेन हमारा सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंगली हम उसके साथ वर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ रूल नंबर 6, इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। अब जो सेंटेंसेस हमारे हियर और देयर के साथ स्टार्ट होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से पहले आता है, गॉट इट। लाइक देयर आर, सॉरी, वर्ब के बाद आता है। There are 4 hurdles to jump. There is a high hurdle to jump. Now see, यहाँ पे जो हमारा helping verb है, auxiliary verb है, वो पहले आया और जो हमारा subject है वो बाद में आया। ये है subject, ये है verb। अब यहाँ पे there is a high hurdle to jump. Again subject बाद में है और जो verb है वो पहले है। Here are the keys. Again subject जो है वो बाद में है and auxiliary verb is in the front. It is before the subject, got it? So next, rule number 7, use a singular verb with distances, periods of time, sums of money etc when considered as a unit। जब period of time को जैसे 20s हो गया या 90s हो गया, ठीक है, तो उनको हम period of time को हो गया या distance हो गए और मनी का जो इकट्ठी की हुई है उसको हम जब यूनिट के तौर पे लें तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। जैसे 3 miles इज़ टू फार टू वॉक, 3 miles ये एक डिस्टेंस है तो उसके लिए हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। 5 years इज़ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। अगेन इसको एक टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन को लिए यूज़ किया है तो इसके साथ हम सिंगुलर लगाएंगे। $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे। अगेन $10 इज़ अ सम ऑफ मनी, इसको यूनिट के तौर पे करा है तो इसको हम एज सिंगुलर यूज़ करेंगे। बट $10, अगर हम डॉलर बिल्स वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अगर हम उसको बोलें कि डॉलर्स वर स्कैटर्ड, अगर कोई बोले कि ये मनी फैली हुई थी, बिखरी पड़ी थी, ठीक है, तो बिखरी मतलब एक एक चीज़ बिखरेगी तो उसके लिए हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे, गॉट इट्स, प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट इज रूल नंबर 8, विद वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शंस लाइक ईच, अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल। Rule 1 given earlier in this section is reversed and we are guided by the noun after of। अगर हमारे ये वाले words लगे हों जैसे कि a lot of, a majority, some, got majority, some और all लगा हो तो क्या होता है, फिर जो हमारे रूल 1 है उसको रिवर्स कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, तो जो ऑफ के बाद आता है उसको हम एज अ ऑफ के बाद आने वाले को हम सब्जेक्ट काउंट करते हैं, गॉट इट। जैसे कि तो उसको रिवर्स कर दिया जाता है, जैसे अ लॉट ऑफ द पाई हैज़ डिसअपियर्ड, तो अब अ लॉट ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ के बाद वाला जो आएगा उसको हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, गॉट इट। जैसे पहले रूल में हमने क्या करा था कि ऑफ के पहले वाला जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, मगर जब हमारे ये वाले वर्ड्स लगे हों तो हम क्या करते हैं, तो हम इन वर्ड्स के जैसे अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल, इनके बाद जो आता है उसको हम कंसिडर करते हैं सब्जेक्ट। जैसे अ लॉट ऑफ पाइज हैव डिसअपियर्ड, a third of the city is unemployed, a third of the people are unemployed, all of the pie is gone, all of the pies are gone। तो हम क्या करेंगे, ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको देखेंगे कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 9, विथ कलेक्टिव नाउन्स सच एज ग्रुप, ज्यूरी, फैमिली, ऑडियंस, पॉपुलेशन एट्सेट्रा
द वर्ब माइट बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स इंटेंट। तो ये जो वर्ड्स हैं और जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है या प्लूरल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि राइटर क्या लिखना चाहता है। जैसे ऑल ऑफ माई फैमिली हैज़ अराइव्ड और हैव अराइव्ड, most of the jury is here or are here, a third of the population was opposed or were opposed to the bill। सो बेटर है कि हम ऐसे लिखने के बजाय कि ऑल ऑफ माई फैमिली, बेटर है हम खुद कंफ्यूज होने के बजाय बेटर है कि हम लिखें ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स हैव अराइव। सो वाई टू गेट कन्फ्यूज विद आर सेल्स, सो लेट्स बी क्लियर टू आर वर्ड्स। Rule number 10, that is the last one, the word were replaces was in sentences that express a wish or are contrary to fact। तो वर्क वॉज की जगह पे वर वर्ड को यूज़ किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ जो कि विश को एक्सप्रेस करते हैं, विश बताते हैं, या ऐसी चीज़ों के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। जैसे इफ़ जो वर हियर वुड बी, यू वुड बी सॉरी, कि अगर जो होता तो इट्स अ विश। शुडंट जो बी फॉलोड बाय वॉज not were, given that Joe is singular but Joe isn't actually here, so we say were, not was। The sentence demonstrates the subjunctive mood which is used to express things that are hypothetical, wishful, imaginary or factually contradictory। तो जो चीज़ें नहीं सकती हैं या सोची हुई हैं, इमेजिनरी हैं या फैक्चुअली हैं, उन सेंटेंसेस में हम उनको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मूड। द सब्जेक्टिव मूड पेयर्स सिंगुलर सब्जेक्ट विद व्हाट वी यूजुअली थिंक ऑफ एज प्लूरल। तो ये क्या होता है, ये जो सब्जेक्टिव मूड है ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लगता है जिनको कि हम प्लूरल वर्ब, जिसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे आई विश इट वर फ्राइडे, तो मैं विश कर रही हूँ, विश के लिए क्या लगेगा, वर। शी रिक्वेस्टेड दैट ही रेज हिज हैंड, तो उसने रिक्वेस्ट करा कि वो, अब रिक्वेस्ट करी, इट्स मतलब शी वॉज इमेजिनिंग, विशफुल स्टेटमेंट है उसकी, तो विल बी यूजिंग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल अ विशफुल स्टेटमेंट नॉट अ फैक्ट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ, विशफुल स्टेटमेंट है, वो कोई फैक्ट नहीं है। देयरफॉर वर विच वी यूजुअली थिंक ऑफ एज अ वर्ब, प्लूरल वर्ब, इज यूज्ड विद द सिंगुलर इट, जिसको हम प्लूरल लगा रहे हैं, प्लूरल वर्ब है, उसको हम प्लेस कर रहे हैं इट के साथ, जिसके के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। टेक्निकली इट इज़ द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द सब्जेक्टिव मूड, इट वर फ्राइडे। नॉर्मली ही रेज वुड साउंड टेरिबल टू अस, however in the second example where a request is being expressed the subjunctive mood is correct। क्योंकि अब सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट की है, तो ये सब्जेक्टिव मूड है जिसमें कि हम सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव मूड इज़ लूजिंग ग्राउंड इन स्पोकन इंग्लिश बट शुड स्टिल बी यूज्ड इन फॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग। वैसे तो इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जा रहा है सब्जेक्टिव मूड का, बट फिर भी लिखने में, फॉर्मल स्पीच में, राइटिंग में इसको यूज़ किया जा रहा है। मोर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव मूड की, एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे आई वुडंट डू दैट इफ़ आई वर यू। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह, तो ये मैं नहीं करता, तो इसके लिए हम वॉज की जगह वर लगाएंगे। एक्सप्रेस अ विश, डिमांड और सजेशन, आई डिमांड ही लोअर हिज स्वॉर्ड, अगैन इट्स अ डिमांड, तो डिमांड के साथ हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्टिव मूड हो गया ये हमारा, तो उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में लगेगी। आई होप आपको ये टॉपिक अब पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर।